हेलो जी, नमस्कार। आप सभी बच्चों का एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 3 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो थे, इसको हमने डिस्कस कर लिया था आपके साथ में, जिसमें हम कंप्लीटली आपके साथ में डिस्कस किए थे टेस्टिस के बारे में। और द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के केस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था स्क्रॉटम और पेनिस के बारे में। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इनके अंतर्गत में हमने आपको पढ़ाया था स्क्रॉटम एंड पेनिस। ये दोनों टॉपिक हमारे लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आपके साथ में कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम लोग आगे की ओर शिफ्ट करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अगर आप हमारे यूट्यूब के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है और आपको कंप्लीट यूट्यूब के नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अपलोड कर दिए गए हैं। लेक्चर नंबर 3 की क्लास खत्म होने के बाद वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। तो विद्या को जितना आप शेयर करेंगे, जितना बांटेंगे, उतना विद्या आपके पास में ज़्यादा होगी। साथ ही साथ आप प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए और इनते हैं इससे आगे। और अब बात करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो आप ध्यान पूर्वक से समझ लीजिए कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होती है, इसमें हम लोगों को दो चीज पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है एसेसरी डक्ट्स और एक पढ़ना होता है एसेसरी ग्लैंड्स। अब ये एसेसरी डक्ट्स जो होती है, इसके अंतर्गत में रेटिटेस्टिस है, वासा इफरेंटिया है, एपिडाइडेमिस है एंड वास डिफरेंस। तो ये चार मुख्य बिंदु हैं, जिस मुख्य बिंदु को हम लोगों को पढ़ना है एसेसरी डक्ट्स के केस में। जबकि जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है, इसके अंदर में हम लोगों को पढ़ना है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। तो हर एक प्रकार के डक्ट और हर एक प्रकार के ग्लैंड्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक अच्छे से समझने का प्रयास करिए। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं टेस्टिस। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लें। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं टेस्टिस और एपिडाइडेमिस, कॉर्पस स्पोंजियसम, वास डिफरेंस, बल्बोजुरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोजुरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड्स जो होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स कहलाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जबकि जो वास डिफरेंस है, वासा इफरेंटिया है, रेटिटेस्टिस है और एपिडाइडेमिस है, ये चारों क्या कहलाते हैं? एसेसरी डक्ट्स कहलाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यूरेथ्रा जो कि एक कॉमन ओपनिंग है स्पर्म के और यूरिन के, कॉर्पस कैवर्नोसम एंड ग्लांस पेनिस। ओके, तो ये एक बेसिक सी डायग्राम थी जिसको मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। अब इससे पहले अगर हम लोग चले तो एक एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स का एक बेहतरीन सा डायग्राम हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस डायग्राम में आपको फ्रंट साइड से भी दिखाया जा रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लेटरल साइड से भी आपको दिखाया जा रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दोनों में आपको कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है उसके ऑर्गन को। जैसे कि अगर हम इसके फ्रंट व्यू से देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है टेस्टिकल्स, और टेस्टिकल्स में हम आपको लेक्चर नंबर 1 में बताए थे कि टेस्टिकल्स हम तब बोलेंगे जब टेस्टिस आपस में साथ हो एपिडाइडेमिस के साथ। तो इस केस को हम लोग टेस्टिकल्स बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये टेस्टिस हो गए और ये एपिडाइडेमिस हो गए, ये दोनों आपस में कनेक्ट, तो इस केस को टेस्टिकल बोल देते हैं। आपको कंप्लीट पेनिस नजर आ रही है, जो कि मैंने एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी आपको पढ़ाया। आप देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो पेनिस मैंने पढ़ाया, इसमें एक लाइन पास हो रही है जो कंप्लीट कहला रही है यूरेथ्रा, जिसे हम लोग यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट या यूरोजेनाइटल पाइप या यूरोजेनाइटल डक्ट के नाम से जानते हैं।
जो कि स्पर्म और यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करते हैं, बट ओनली वन फ्लूइड पास आउट इनटू द वन टाइम। इनके पीछे का भी क्या फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो भी हम आपको बताएंगे आगे के सेशन पे। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको नजर आ रही है। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या एक होती है, जबकि सेमिनल वेसिकल्स दो होते हैं और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स दो होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नंबर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नंबर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। तो आपको याद रखना है कि जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं उनकी संख्या दो है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उनकी संख्या एक है, और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है उनकी संख्या दो है। ओके, यूरिनरी ब्लैडर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डक्टस डिफरेंट नजर आ रही है, वास डिफरेंस जिसको हम बोले थे उसी का दूसरा नाम डक्टस डिफरेंस है। सेमिनल वेसिकल्स नजर आ रही है, अभी हम आपके साथ में सेमिनल वेसिकल्स भी डिटेल्स में डिस्कस करने जाएंगे। यहाँ पे आपको रेक्टम नजर आ रही है, डक्टस डिफरेंट, सेमिनल वेसिकल्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड एनस। लार्ज इंटेस्टाइन के केस में आपने पढ़ा होगा कॉलम, सीकम एंड रेक्टम, तो वो रेक्टम की कहानी हो गई। रेक्टम से नीचे एनाल कैनाल और फिर एनस है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 11 के टॉपिक में। तो ये एक कंप्लीट डायग्राम थी, जिस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स का पार्ट्स को दिखाया। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे, आते हैं रेटे टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस आपको नजर जो आ रही है अभी इस डायग्राम में, इसमें ये है रेटे टेस्टिस। लेकिन इन रेटे टेस्टिस से पहले आप समझने का प्रयास करिए कि जब एक टेस्टिस के आप टीएस सेक्शन को काटते हैं तो उसमें आपको मिलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अब इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेटे टेस्टिस। ध्यान से अगर आप समझने का प्रयास करिएगा तो कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आ जाएगी। तो ये कहलाता है रेटे टेस्टिस। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये टुनिका एल्बुजिनिया लेयर है, ये टुनिका एल्बुजिनिया लेयर है। मैंने आपको बताया था टुनिके के बारे में लेक्चर नंबर 1 में कि टेस्टिस के ऊपर में 3 लेयरिंग होती है, जिसमें टुनिका एल्बुजिनिया क्या करते हैं, एक टेस्टिस के डीप में जाते हैं और टेस्टिस को लॉब्यूल्स में कनेक्ट करते हैं। तो ये टुनिका एल्बुजिनिया हो गया, ये सेप्टम हो गए, लॉब्यूल्स नजर आ गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड रेटे टेस्टिस। The rete testis is the network of interconnecting tubules where the straight seminiferous tubules। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए, उसे हम लोग कह रहे हैं रेटे टेस्टिस। याद रखना है, सिंपल सी बात है। वासा इफरेंटिया। अब आप फिर से डायग्राम को देखिए और पूरे डॉट को क्लियर करिए। टुनिका वेजाइनालिस का लेयर आपको नजर आ रही है, साथ ही साथ आप रेटे टेस्टिस को देख पा रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को आप देख पा रहे हैं। अब रेटे टेस्टिस के साथ में जो डक्ट आगे कनेक्ट होकर हो रही है, जो कि एपिडाइडमिस के कैपुट वाले रीजन से जुड़ रही है, और साथ ही साथ वो रेटे टेस्टिस से जुड़ रही है, उस बीच वाले डक्ट को हम लोग बोल रहे हैं वासा इफरेंटिया। कंप्लीट डायग्राम दिखाया जा रहा है, क्रिस्टल क्लियर आपकी हो गई होगी, वासा इफरेंटिया। और वही वासा इफरेंटिया फिर आगे कंटिन्यू कर जा रही है एपिडाइडमिस के साथ में। तो आल्सो कॉल द इफरेंट डक्ट्यूल्स, इसे हम लोग इफरेंट डक्ट्यूल्स के भी नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है, इफरेंट डक्ट्यूल्स एंड शॉर्ट डक्ट कैरी द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द एपिडाइडमिस। अब इनके अंदर जो बने हुए स्पर्म है, जो टेस्टिस के अंदर बने हुए स्पर्म है, ये स्पर्म तो टेस्टिस के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर टेस्टिस के अंदर में ये रहेंगे तो टेस्टिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर टेस्टिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो टेस्टिस ब्रास्ट होने की संभावना बन जाएगी, व्यक्ति की जान भी जा सकती है।
तो जैसे जैसे टेस्टिस के अंदर में स्पर्म बन रहे होते हैं, उसी प्रकार से टेस्टिस के अंदर में बहुत सारे स्पर्म का फाइगोसाइटोसिस हो रहा होता है। मतलब वो डेड हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, क्योंकि हर वक्त तो स्पर्म डिपोजिशन नहीं हो सकता है, या हर वक्त तो स्पर्म फ्लैश आउट नहीं हो सकते हैं। करोड़ों की संख्या में स्पर्म बन रहे होते हैं, तो इतने सारे स्पर्म कहाँ जाते हैं? इतने सारे स्पर्म का एपिडाइडाइमिस के केस में और वास डिफरेंस के केस में फाइगोसाइटोसिस हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, इतने सारे चीज हो जाते हैं एपिडाइडाइमिस और वास डिफरेंस के केस में, जिस कारण से ये चीज मेंटेन रहता है। अब अगर वास डिफरेंटिया से हम आगे चले तो आते हैं वास डिफरेंस पे, जिसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है डक्टस डिफरेंस। याद रखना है आपको, डक्टस डिफरेंस जो होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से उसके पीछे से होकर के गुजरती है। याद रखना है, अभी हम आगे के डायग्राम में और भी क्लियर करेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले आप दिमाग में नोट रख लीजिए कि जो वास डिफरेंस होती है वो 1 पेयर होती है, इसकी संख्या 1 होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड, उसकी संख्या 2 होती है, जो कि पी के आकार का होता है, मटर के आकार का होता है। और जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स 1 होते हैं। तो वास डिफरेंस जो होती है, इनकी संख्या 1 पेयर होती है, यानी कि इनकी संख्या 2 होती है। And the vas difference or the ductus difference can be 30 to 45 centimeter and 2 to 3 mm in the diameter। मतलब वास डिफरेंस की कंप्लीट लेंथ जो होती है वो 45 सेंटीमीटर तक होती है, और उसकी जो डायमीटर होती है वो 2 से 3 mm की होती है। एंड द सेकेंडरी स्टोर हाउस फॉर स्पर्म स्टार कर दिए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे वास डिफरेंस। अगर प्राइमरी पूछा जाएगा तो एपिडाइडाइमिस। एंड द ट्रेवल्स फ्रॉम द एपिडाइडाइमिस इनटू द पेल्विक कैविटी टू जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर। ये ब्लैडर के पीछे होकर के जाता है, ब्लैडर के ऊपर से ब्लैडर के पीछे होकर के जाता है, वास डिफरेंस। ठीक है, और आगे आकर के ये मिल जाता है सेमिनल वेसिकल्स के साथ में, और वहां पे एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। तो जो वास डिफरेंस का अंतिम का पोर्शन होता है, उस पोर्शन को हम लोग एम्पुला बोलते हैं, और वही एम्पुला जो होती है वो सेमिनल वेसिकल से आने वाले जो डक्ट्स होते हैं, उस डक्ट के साथ में वो कंप्लीट मिल जाता है, जिसे हम लोग एजुकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं, कंप्लीट आपको और भी समझ में आ जाएगी। ये मान लेते हैं कि हम वास डिफरेंस का एक डक्ट है, और ये वास डिफरेंस का डक्ट आगे की ओर सॉलिड स्ट्रक्चर में है। सॉलिड मतलब फूला हुआ पार्ट है, जिसे हम लोग एम्पुला बोलते हैं। ओके, अब ये एम्पुला वाला पार्ट के साथ में जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, इन सेमिनल वेसिकल्स के ये डक्ट हो गए, और ये डक्ट आपस में आकर के कनेक्ट कर जाते हैं, और ये जो डक्ट बनता है इसे कहते हैं एजुकुलेटरी डक्ट। ओके, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि एजुकुलेटरी डक्ट कौन है, तो आपको बताना है कि जो वास डिफरेंस के एम्पुला वाले पार्ट्स होते हैं, और जो सेमिनल वेसिकल्स के जो डक्ट्स होते हैं, वो आपस में आकर के एक जगह कनेक्ट होते हैं, जो कहलाता है एजुकुलेटरी डक्ट, और यही एजुकुलेटरी डक्ट आगे आकर के यूरेथ्रा में ओपन होता है। ओके, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं एजुकुलेटरी डक्ट। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। बेल आइकन को हिट करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन को हिट करिए। और अगर आनंद आ रही है, अगर आपको मजा आ रहा है, अगर आपको सीख पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डाल दीजिए। चलिए, तो ये वाली कहानी खत्म हो गई वास डिफरेंस की, जिसमें मैंने आपको एम्पुला और एजुकुलेटरी डक्ट को समझाया। एंड द वास डिफरेंस, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैच्योर स्पर्म टू द यूरेथ्रा इन प्रिपरेशन फॉर द एजुकुलेशन। ओके, तो ये थी वास डिफरेंस की कहानी। अब हम अगर इससे ऊपर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक प्रोसेस बताएंगे जिसका नाम है वेसेक्टोमी। अब ये वेसेक्टोमी का मतलब क्या होता है, इस बात को आप समझिए। अगर कोई ह्यूमन है और वो ह्यूमन अब
बच्चे नहीं चाह रहे हैं, ऑफस्प्रिंग नहीं चाह रहे हैं, तो परमानेंट स्टेरिलाइजेशन फंक्शन है वास डिफरेंस का, कि अगर एक बार डॉक्टर के द्वारा वास डिफरेंस को कट कर दिया गया तो इट इज नॉट ए इरिवर्सिबल, इसलिए इसे हम लोग परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, कि अगर एक बार वास डिफरेंस को कट कर दिया गया तो किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति स्पर्म को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बट प्रोडक्शन जरूर होंगे। वेसेक्टोमी प्रोसेस से टेस्टिस के अंदर में स्पर्म जरूर बनेंगे, प्रोडक्शन जरूर होगा, बट उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो इट इज द परमानेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द मेल। मेल के केस में ये क्या है, परमानेंट मेथड है, कि अगर एक बार वेसेक्टोमी जैसे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए गए तो फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, फिर बाद में वो ठीक नहीं किए जा सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि एक छोटे से माइनर से सर्जरी के द्वारा वास डिफरेंस को यहाँ पे कट कर लिया जाएगा और उसके एक छोटे से टुकड़े को एग्जामिनेशन के लिए बाहर भेज दिया जाएगा, कल्चर में भेज दिया जाएगा, और फिर टेस्टिंग करके आ जाएगी कि हाँ आपने जो पाइप काटा है, आपने जो डक्ट काटा है वो वास डिफरेंस ही है, इस व्यक्ति का वेसेक्टोमी कंप्लीट हो गया। ओके, एंड वेसेक्टोमी इज द सर्जिकल may choose have if does not want to the father the any children। अगर वो व्यक्ति पिता नहीं बनना चाहता है, अगर व्यक्ति वो बच्चे को लाना नहीं चाहता है इस दुनिया के अंदर में, तो वो वेसेक्टोमी जैसे प्रोसीजर को करवा सकता है। ओके, एंड इट इज द लास्टिंग एंड द परमानेंट मेल बर्थ कंट्रोल। तो ये है वास डिफरेंस की खूबसूरत बातें। अब कहानी करते हैं एपिडाइडिमिस पे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट टेस्टिस दिखाया जा रहा है, और इस टेस्टिस के साथ में क्या दिखाए जा रहे हैं आपको, एपिडाइडिमिस। अब अगर टेस्टिस के साथ में एपिडाइडिमिस जुड़े हुए हैं तो इसी केस को बोल दिए थे टेस्टिकल्स। ठीक है, तो टेस्टिस अलोंग्स विद दिस एपिडाइडिमिस इज कॉल्ड द टेस्टिकल्स। हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये। लेंथ ऑफ द एपिडाइडिमिस इज 6 to 7 मीटर। एपिडाइडिमिस की जो लंबाई होती है वो लगभग 6 से 7 मीटर की होती है। एंड सिंगल नैरो टाइटली क्वाइल्ड ट्यूब एडल्ट ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन के केस में ये सिंगल नैरो टाइटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। एंड अनक्वाइल्ड द ट्यूब would be the approximately 6 meter and 20 feet। लेकिन अगर ये एपिडाइडिमिस को हम अनक्वाइल्ड कर देते हैं एक एडल्ट वुमेन में, तो इसकी लंबाई लगभग 20 फीट या 6 मीटर के केस में चला जाता है। तो कितने सारे इसके अंदर में फोल्डेड होंगे, कितने सारे ये क्वाइल्ड होंगे, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। and store and the protect sperm and facilitate their the function of maturation। एक्चुअली में एपिडाइडिमिस के केस में जो स्पर्म होते हैं उसका मैचुरेशन होता है और उनको प्रोटेक्शन मिलता है। जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर में स्पर्म बनते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है, बट जो एपिडाइडिमिस होते हैं, जो वास डिफरेंस होते हैं, इन सभी के अंदर में स्पर्म का प्रोटेक्शन और मैचुरेशन होता है, जिस कारण से जो स्पर्म होते हैं वो कंप्लीट मैच्योर्ड हो जाते हैं एक सेकेंडरी oocyte तक पहुंचने के लिए। उसमें एक प्रक्रिया भी होती है जिसका नाम होता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि जब स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर में डिपॉजिट किया जाता है तो वेजाइना से लेकर के फॉलोपियन ट्यूब तक की जब वो जर्नी को कंप्लीट करती है तो उसके अंदर में अलग प्रकार के बदलाव आते हैं, उसमें अलग प्रकार के मैचुरेशन आता है। उसी प्रक्रिया को कैपेसिटेशन बोलते हैं। हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैपेसिटेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो एपिडाइडिमिस में मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, 6 से 7 मीटर की लंबाई है। अगर आप अनक्वाइल्ड कर देते हैं तो 6 मीटर या 20 फीट तक इसकी लंबाई को देखी जा सकती है। और इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है प्रोटेक्ट द स्पर्म एंड मैचुरेशन द स्पर्म, क्योंकि मैच्योर होना स्पर्म को जरूरी है। अगर आप स्पर्म को डायरेक्ट टेस्टिस से बाहर करके अगर आप सेकेंडरी oocyte के साथ में मीटिंग करवाएंगे, मिलाएंगे, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है।
क्योंकि उसके अंदर में अभी कैपेसिटेशन नहीं हुई है, उसके अंदर में अभी मैचुरेशन नहीं हुआ है, जिस कारण से वो सेकेंडरी oocyte को भेद नहीं पाएगा और एक कंप्लीट जायगोट का रूप नहीं ले पाएगा। तो इसलिए एक स्पर्म को इन सभी रास्ताओं से गुजरना पड़ता है ताकि उसके अंदर में मैचुरेशन आ जाए और वो एक परिपक्व स्पर्म बन जाए जो कि सेकेंडरी oocyte तक जाने के लिए सक्षम हो जाए। ओके, एपिडाइडमिस को अगर हम लोग थोड़ा सा और भी देखें तो एपिडाइडमिस के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसके सबसे पहले वाले भाग को बोलते हैं कैपूट, इनके सबसे पहले वाले भाग को बोलते हैं कैपूट, इसके मिडिल वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस और इसके सबसे लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्डा। तो आप याद रख लीजिएगा कि जो कैपूट है ये इसका हेड रीजन हो गया, कॉर्पस इसके बॉडी रीजन हो गए और जो कॉर्डा है इसके टेल रीजन हो गए। तो मेनली इनको 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एंड रिसाइकलिंग सेंटर फॉर द डैमेज स्पर्म, लगातार जो स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है टेस्टिस के अंदर में, वो सभी स्पर्म तो फ्लैशली तो इजैकुलेट नहीं हो रहे हैं, फ्लैशली तो बाहर वो नहीं आ रहे हैं, तो इतने सारे स्पर्म जाएंगे कहां? तो इतने सारे स्पर्म का रिसाइकलिंग हो जाता है एपिडाइडमिस के केस में। एंड अप्रोक्सीमेटली द 1 and more month the several alive in the chorda epididymis। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं वही स्पर्म जब एपिडाइडमिस के कॉर्डा वाले रीजन में आते हैं तो वहां पे 1 मंथ या 1 मंथ से ज्यादा तक सरवाइव कर सकते हैं, जबकि एक जो स्पर्म है वो जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में इनपुट किया जाता है तो वहां पे मात्र और मात्र उसकी लाइफ होती है 72 आवर्स। तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो लाइफलाइन होती है वो 72 घंटे की होती है, जबकि जो कॉर्डा एपिडाइडमिस होता है उस कॉर्डा एपिडाइडमिस के केस में जो स्पर्म होती है वो 1 मंथ या 1 मंथ से ज्यादा तक सरवाइव कर सकता है। आप यहां पे देख पा रहे हैं वास्ट डिफरेंस भी आपको दिखाया जा रहा है। एंड टेस्टिकुलर ब्लड सप्लाई, स्पर्मेटिक कोड दिखाया जा रहा है। स्पर्मेटिक कोड के अंदर में ब्लड वेस्किल्स होते हैं और वो ब्लड वेस्किल्स क्या होते हैं? आर्टरीज होती है, वेन्स होती है। ठीक है, चलिए अब एसेसरी डक्ट्स की कहानी यहां पे खत्म होती है और अब हम पहुंचते हैं एसेसरी ग्लैंड्स पे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग कंटिन्यू किए थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपको स्क्रोटम और पेनिस के बारे में बता दिया। फिर मैं आपको एसेसरी डक्ट्स के बारे में बता दिया, जिसमें कि रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंटिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस के बारे में मैंने कंटिन्यू किया। अब कहानी स्टार्ट होती है एसेसरी ग्लैंड्स की। अब इन एसेसरी ग्लैंड्स में भी हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं जो कि आपको फ्रंट व्यू से और लेटरल साइड से दोनों तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। अगर हम इसके अंदर लेबलिंग को देख लें, आप लेबलिंग से बिल्कुल नहीं हड़बड़ाइएगा। जो भी इसके ऊपर लेबलिंग की हुई है वो सभी लेबलिंग के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे एंटीरियर व्यू एंड द सेजाइटल सेक्शन देख रहे हैं, साइड से काटा जा रहा है, लेटरल साइड से दिखाया जा रहा है आपको। चलिए अब हम लोग पहले इसमें इंडिकेट करते हैं ग्लैंड्स को कि इनमें कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और वो कहां कहां सिचुएटेड है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स नजर आ रही है, जिसको कॉपर्स ग्लैंड्स के भी नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 2 होती है, मटर के आकार के समान होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपको नजर आ रहा है, अखरोट की साइज जैसे होती है। ज्यादा अगर इसकी साइज बड़ी हो जाती है तो बीपीएच हो जाती है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया हो जाती है। और सेमिनल वेस्किल्स आपको नजर आ रही है। चलिए अब बड़ा ध्यान से आप समझिए, सुनिए, ये आपको यूरेटर का पाइप नजर आ रहा है और ये आपको वास डिफरेंस नजर आ रही है। वास डिफरेंस मैंने आपको बताया था अभी कि जब वास डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि वास डिफरेंस का जो इंड का पोर्शन होता है उस पोर्शन को एम्पुला रीजन बोलते हैं। बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये देखिए जो इंड के रीजन होते हैं ये वास डिफरेंस के, ये कहलाते हैं एम्पुला रीजन।
ओके, और यहीं पे आप देखिए, आपको यहाँ पे सेमिनल वेस्किल्स नजर आ रही है, ये जो कि एक बंद है और यहाँ पे एक आपको खोल करके दिखाया जा रहा है, ये सेमिनल वेस्किल्स को। अब यही मैंने आपको बताया था कि जो सेमिनल वेस्किल्स होते हैं और जो वास डिफरेंस होते हैं, वो दोनों डक्ट आकर के आपस में मिल जाते हैं, और मिले हुए डक्ट से जो डक्ट का निर्माण होता है, उसी डक्ट को एजुकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और वही एजुकुलेटरी डक्ट आगे कंटिन्यू कर रहा है कहां पे, यूरेथ्रा के केस में, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ में। ओके, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको डिस्कस करके बताया। अब यहां पे आपको टेस्टिस नजर आ रही है, ठीक है, एपिडायडामिस नजर आ रही है, यूरेथ्रा कॉमन डक्ट है, ओके, यूरोजेनिटल डक्ट जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों पास आउट कर रहे हैं, बट ओनली वन फ्लूइड पास आउट इनटू द वन टाइम। यहाँ पे आपको ग्लांस पेनिस नजर आ रही है, मैंने आपको पेनिस के बारे में एक्सटर्नल जेनिटलिया में बताया, आप यहाँ पे ग्लांस पेनिस देख पा रहे हैं। इसी के ऊपर में एक स्किन होती है जिसे फोर स्किन बोलते हैं, और अगर फोर स्किन रिट्रैक्ट बैक नहीं हो रही तो फिमोसिस बोलते हैं उस क्रिटिकल कंडीशन को, और वहां पे एक सर्जरी परफॉर्मेंस किया जाता है जिसे सर्कमसिशन बोलते हैं। ओके, आप यहाँ पे स्ट्रोटम देख पा रहे हैं, फिर यूरेथ्रा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड प्यूबिक बॉल। तो इतनी सारी लेवलिंग है, आप इत्मीनान होकर के देखने का प्रयास करिएगा। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैंने लेक्चर नंबर 1 पे उसको भी डिस्कस किया, तो आप अपने कॉपी में उसे नोट्स बनाने का काम जरूर करेंगे। इस क्लास की कंप्लीट जो पीडीएफ है, इस क्लास के जो कंप्लीट नोट्स है, वो हम आपके साथ दो जगह शेयर करेंगे। एक तो हम अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल पे शेयर करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देंगे, और दोनों एप्लीकेशन का और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के मेहमान हो जाएंगे और हमारे एप्लीकेशन के मेहमान हो जाएंगे, जहां पे आप अपने नोट्स को सुरक्षित तरीके से लेके प्रिंट आउट कर सकते हैं, या आप अपने कॉपी में एक सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं, जो आपके क्लास 12th के लिए, बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिए। आपके जो भी फ्रेंड सर्किल के जो होंगे, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल होंगे, जो भी आपकी सोशल मीडिया अकाउंट होंगी, उस सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस लेक्चर को कंप्लीटली शेयर करिए, ताकि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। विद्या को आप जितना बांटिएगा, विद्या उतनी ज्यादा आपके पास होगी, धन को आप जितना रखिएगा, धन उतनी ज्यादा आपके पास बढ़ेगी। इसलिए विद्या को आप बांटने का प्रयास करिए, रखने का प्रयास मत करिए। अच्छी शिक्षा पे सभी बच्चों का अधिकार है, तो अच्छी शिक्षा घर घर पहुंचनी चाहिए। चलिए, अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स पे। अब एसेसरी ग्लैंड्स में हम लोग पढ़ते हैं सेमिनल वेसिकल्स। द सेमिनल वेसिकल्स और द सेमिनल ग्लैंड्स आर द वन पेयर। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेमिनल ग्लैंड्स जो होती है और सेमिनल वेसिकल्स जो होती है, इनकी संख्या वन पेयर होती है, दो होती है। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है सेमिनल वेसिकल्स। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर ले हम। ये रहे सेमिनल वेसिकल्स, ओके, तो इनकी संख्या दो है। ये कंप्लीट टेस्टिस नजर आ रही है, ये एपिडायडमिस आपको नजर आ रहे हैं, एपिडायडमिस नजर आ रहे हैं, ये आपको वास डिफरेंस नजर आ रही है, ओके, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड नजर आ रही है, ठीक है, ये आपको एम्पुला वाला रीजन नजर आ रहा है, एम्पुला वाला रीजन नजर आ रहा है, वास डिफरेंस का एम्पुला वाला रीजन। ये आपको यूरिनरी ब्लैडर नजर आ रहे हैं, ये आपको पेनिस नजर आ रहा है, ये आपको ग्लांस पेनिस नजर आ रहे हैं। लिख लिख के याद करिए, आप अपने कॉपी में लिख लिख के याद करिए, चीजों को कंप्लीट याद हो जाएगी आपको। तो सेमिनल वेसिकल्स के बारे में कितनी खूबसूरत बातें लिखी हुई है मैं आपको बता रहा हूं। सेमिनल वेसिकल्स कंसिस्ट ऑफ द 3 to 5 सेंटीमीटर coiled tube containing the multiple pouches। याद रखना है, सेमिनल वेसिकल्स में लगभग ज्यादा से ज्यादा आपको पॉचेज नजर आ जाएगी देखने को। पॉच आप समझ रहे हैं, ये देखो पॉच आपको नजर आ रही है, एक पॉच, दो पॉच, ये होती है मल्टीपल पॉचेज। लोकेशन कहां है? बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम बिहाइंड द प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रोस्टेट नजर आ रही है, अखरोट के समान रचना होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की,
ठीक है। एल्काइलिन सेक्रेशन है न्यूट्रलाइज द मेल फीमेल ट्रैक्ट। एल्काइलिन सेक्रेशन करता है, आप जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूरेथ्रा का लाइनिंग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वेजाइना का लाइनिंग होता है वो दोनों एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक मीडियम के अंदर में स्पर्म डिपॉजिट किया जाएगा तो स्पर्म डाई हो जाएंगे, स्पर्म मर जाएंगे। तो सेमिनल वेसिकल से निकला हुआ जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड क्या करता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव के ट्रैक्ट होते हैं उस ट्रैक्ट को वो एल्कलाइनिंग न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि स्पर्म इजी रूप से वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फॉलिपियन ट्यूब के एम्पुला वाले रीजन तक पहुंच सके। लगभग 50 to 80% इसमें सीमेन होते हैं। फ्रुक्टोज न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म, अब जानते हैं कि हमारे शरीर को ग्लूकोज के द्वारा न्यूट्रिशन मिलता है, जबकि जो स्पर्म होती है उसे फ्रुक्टोज के द्वारा स्पर्म मिलता है। ओके, फ्रुक्टोज के द्वारा स्पर्म को एनर्जी मिलता है। और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर जो फ्रुक्टोज होते हैं इससे रेप का पता चलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप का पता चलता है, कोई विक्टिम केस का पता चलता है कि अगर कोई रेप का केस आता है और अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के केस में फ्रुक्टोज का सिंपल अगर मिल गया तो इसका मतलब है कि इंटरकॉर्सेस हुई है और इंसेमिनेशन की प्रोसेस हुई है, एजुकेशन हुआ है, स्पर्म डिपोजिशन किए हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर में और उस केस को पॉजिटिव माना जाएगा। तो रेप के केस में हम फ्रुक्टोज का यूज भी कर लेते हैं विक्टिम के केस में। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, स्पर्म वाइबिलिटी एंड द मोटिलिटी। अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यूट्रस पे दबाव डलवाता है, जिस कारण से जो स्पर्म होते हैं वो सक आउट होकर के ऊपर फॉलिपियन ट्यूब तक पहुंच सके। एंड उसके अंदर में क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, आल्सो हैव द कीप स्पर्म अलाइव द लॉन्गर, जो कि लंबे समय के लिए होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स के बारे में इतनी खूबसूरत बातें आप दिमाग में नोट रख लीजिए बस। अगर इससे आगे चलते हैं तो आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये एलमोंड शेप की होती है, सिंगल ग्लैंड्स होती है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एंड द सराउंडेड द यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, यहाँ भी डायग्राम में आप समझ पा रहे हैं, आपको एपिडाइडमिस नजर आ रही है, टेस्टिस नजर आ रही है, स्क्रोटम नजर आ रहे हैं, ग्लैंड पेनिस नजर आ रही है, पेनिस नजर आ रही है, एक्सटर्नल मटेरियल इरेक्टाइल मटेरियल है, यहाँ पे यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड नजर आ रही है, अखरोट के समान स्ट्रक्चर है जो कि डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है किसके साथ में? यूरेथ्रा के साथ में। यूरेथ्रा क्या है? एक कॉमन डक्ट है, कॉमन ओपनिंग है, कॉमन पाइप है, जिसे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट बोल रहे हैं, बार बार मैं लेक्चर में बोल रहा हूं। यूरेथ्रा रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ योर प्रोस्टेट, ओके, एंड मेजर अबाउट द 4 सेंटीमीटर, प्रोवाइड द nourishment and the activate sperm to swim. Activate sperm the swim. Prostate gland क्या कर रहे हैं? स्पर्म को हाई एनर्जेटिक प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो स्पर्म है वो विग्रस शो करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वो फास्ट दौड़े, जिगजैग वे ना हो, फॉरवर्ड मोशन हो उसका। तो स्पर्म स्विम करने के लिए यह आवश्यक है। एंड स्लो इंक्रीज फ्रॉम दिस बर्थ टू प्यूबर्टी। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वहां से प्यूबर्टी तक ये धीरे धीरे बढ़ता है, कम एज में बढ़ता है, याद रखना है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। चलिए, साथ ही साथ और क्या है? स्लाइटली मिल्की एंड स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, पीएच 6.8 भी दे रहे हैं, एंड प्रोलाइटिक एंजाइम, द लाइसोजाइम, हाई एलुरोनुडेज एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या दे रहे हैं? लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरियोसाइडिक एंजाइम्स हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। आप लाइसोजाइम के बारे में जानते हैं पहले से। एंड हाई एलुरोनुडेज एंजाइम्स जो होते हैं ये कहाँ होते हैं? एक स्पर्म के एक्रोसोम वाले रीजन में, जो कि हेड वाला रीजन होता है, उस जगह पे हाई एलुरोनुडेज एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सेकेंडरी ओसाइट को भेजने में हेल्प करते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी हम आपको और जानकारी दे दें तो आप याद रखिएगा कि ये बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक की जो एज होती है, इस प्यूबर्टी की एज तक में ये इंक्रीज करता है, ये बढ़ता रहता है बच्चों में, ठीक है ना। जबकि जिस व्यक्ति की एज 30 हो जाती है तो ये स्लाइटली इंक्रीज करता है, ठीक है, रैपिडली एक्सपेंडेड करते हैं ये।
रैपिडली एक्सपेंडेड होते हैं, जबकि जो एज 45 होती है, इस 45 एज पे ये स्टेबल कर जाता है और फिर क्या करते हैं, ये रैपिडली इंक्रीजमेंट होती है। अगर इसकी रैपिडली इंक्रीजमेंट हो जाती है तो यही केस कहलाता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी साइज अगर 45 इयर्स के बाद बढ़ जाती है, तो जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो यूरिन का रास्ता बंद हो जाता है, और अगर एक व्यक्ति में यूरिन का रास्ता बंद हो जाएगा तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। तो एक माइनर सा सर्जरी कर दिया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाटेक्टोमी। इनलार्जमेंट प्रोस्टेट कंप्रेस्ड यूरेथ्रा। जैसे इसकी साइज बढ़ जाएगी, यूरेथ्रा में क्या हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा, यूरिन कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। आप यहाँ पे कंप्लीट प्रोस्टेट देख पा रहे हैं और ये यूरेथ्रा देख पा रहे हैं। यहाँ पे यूरिन स्टॉक है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में, नॉर्मल प्रोस्टेट है, और ये इनलार्जमेंट प्रोस्टेट। So the prostate usually gets larger after the age 40, the benign prostate hyperplasia BPH की केस बन जाती है। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस केस को हम लोग प्रोस्टालाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इस केस को हम लोग प्रोस्टालाइटिस बोलते हैं, याद रखना है आपको। और इनके लिए एक छोटी सी सर्जरी को परफॉर्म कर दिया जाता है, जिसे हम लोग प्रोस्टाटेक्टोमी बोलते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड को फिर काट करके हटा दिया जाता है। चलिए, लास्ट कॉपर ग्लैंड्स के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग सेमिनल वेसिकल्स पढ़ चुके हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ चुके हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो कंप्लीट लाइक जरूर बनता है आपका ना, लाइक तो आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर छोड़िएगा, ताकि हमें पढ़ने पे हमें एटीपी मिले, और फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ में पूरी एनर्जेटिक के साथ में लेकर के आए। ओके, चलो, ये आपको टेस्टिस नजर आ रही है, ठीक है, ग्लैंड पेनिस नजर आ रही है, एपिडाइडमिस, फिर यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ब्लैडर, यूरेटर किडनी से कनेक्ट है, जो यूरिन को पास आउट करके ला रहा है, कहां तक, यूरिनरी ब्लैडर के केस तक। सेमिनल वेसिकल्स आपको नजर आ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपको नजर आ रहा है, डक्टस डिफरेंस, जिसे हम लोग वास डिफरेंस के भी नाम से जानते हैं। तो कॉपर्स ग्लैंड्स में याद रख लीजिएगा कि इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। पी साइज के ग्लैंड्स होते हैं, एल्कालाइन सेक्रेशन होती है, और ये म्यूकस को सेक्रेट करता है, जो लुब्रिकेशन के वक्त हेल्प करता है, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ ग्लैंड्स पेनिस। ओके, तो ये कॉपर्स ग्लैंड की कहानियां थी। तो मैंने आपको कंप्लीट क्या क्या बता दिया। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फिर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसमें मैंने आपको स्क्रोटम, पेनिस, दोनों बात मैंने आपको बता दिया। फिर मैं आपके साथ डिस्कस किया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के केस में मैंने आपको बताया एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड में मैंने आपको सेमिनल वेसिकल्स बताया, प्रोस्टेट ग्लैंड बताया, कॉपर्स ग्लैंड बताया, साथ ही साथ मैंने आपको एसेसरी डक्ट के केस में वास डिफरेंस बताएं, रेटे टेस्टिस बताएं, एपिडाइडमिस बताएं, ओके, वासा इफरेंटिया मैंने आपको बताया। तो ये कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, आपको समझना है, और आने वाले जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को अब यहां से डील करना है। मैंने आपको बता रखा था पहले बार कि आप अपने सेलफोन के अंदर में एक्सप्लोर बायोलॉजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप फ्री स्टडी मटेरियल पे जा सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पे आपको कंप्लीट यूट्यूब की नोट्स मिल जाएगी, जिसे लेकर के आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं क्लास 12 के। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक आपको पिन फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और वहां पे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, जो नोट्स से आप आगे की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे करेंगे विराम, और
फिर मिलेंगे हम आपके साथ में नेक्स्ट क्लासेस के केस में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।